नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रयोगवाद का नियमित अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों को आरंभ किया था, विशेषताओं का आरंभ किया था। अब उस क्लास से आगे बढ़ते हुए, उन प्रवृत्तियों से आगे बढ़ते हुए अब हम आगे की प्रवृत्तियों के बारे में आज अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी इसकी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। देखिए, हम बार बार इस बात को स्पष्ट करते हैं हर क्लास में कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रयोगवाद है वो दूसरे सप्तक के बाद किसमें जुड़ गया था? नई कविता में। तो हमें ध्यान रखना है कि नई कविता की जो विशेषताएं आएंगी वो भी लगभग किससे मिलती जुलती हैं? वो भी प्रयोगवाद से मिलती जुलती हमें दिखाई देंगी, क्योंकि प्रयोगवाद और नई कविता का जो साहित्य है या उनके जो कविवर हैं वो ज्यादातर एक हैं। एक है मतलब उनकी जो भाव विचार हैं वो कुछ स्तर पर अलग हुए हैं, बाकी का उनका जो काव्य है वो एक ही माना जाता है। अब तो आपको हमें याद करने में आसानी रहेगी कि हम नई कविता की जब प्रवृत्तियों को याद करेंगे तो प्रयोगवाद और नई कविता की प्रवृत्तियों में ज्यादा हमें अंतर दिखाई नहीं देगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं और अगली प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं, प्रयोगवाद की। मध्यम वर्गीय कुंठा व निराशा का चित्रण। जो प्रयोगवादी कवि हैं वे अपने काव्य का जो उन्होंने समाज का जो आधार बनाया है वो कौन से वर्ग को बनाया है? मध्यम वर्गीय कुंठा व निराशा का चित्रण। एक ऐसा वर्ग, प्रगतिवाद ने शोषित या दबे कुचले हुए लोगों के जीवन का यथार्थ चित्रण किया था और शोषक या उच्च वर्ग का वो वर्णन करते हैं। अर्थात जो कवि हैं वो कहते हैं कि या तो समाज के कुचले हुए, निम्न दबे हुए लोगों का चित्रण हुआ है, उनका जीवन बताया गया है, या फिर उच्च लोगों का वर्णन हुआ है, लेकिन बीच में पाए जाने वाला एक ऐसा वर्ग है जो आजीवन संघर्षरत रहता है और अपनी जीवन की विकट समस्याओं से जूझता रहता है। तो इन प्रयोगवादियों ने या नई कविता ने मध्यम वर्ग को अपने काव्य का मुख्य आधार बनाया है। इनकी समस्याओं को वो स्पष्ट करने में सफल रहे हैं। तो यहां प्रयोगवाद में हमें मध्यम वर्ग की कुंठा और निराशा का हमें चित्रण देखने को मिलता है। ये कुंठा और निराशा कैसे आई कि जो महायुद्ध हुए थे उनके बाद आम जन पे, समाज में क्या हुआ? बेरोजगारी, भुखमरी आदि समस्याएं आई। इन समस्याओं ने आम जीवन, जो ये वर्ग है मध्यम वर्गीय है, इसको बिल्कुल तोड़कर रख दिया। बिखर गए सपने। अब वो अपने जीवन में संघर्ष करके जी रहे हैं। अब ये जो कुंठा और निराशा है वो जीवन की विकट परिस्थितियों से उत्पन्न हुई है। अब यह जो विकट परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली जो कुंठा और निराशा है, इसका चित्रण प्रयोगवादी अपने काव्य में बहुत ही प्रभावशाली रूप में करते हैं। ये कि किसी इच्छा का पूरा न होना, किसी बात का, किसी इच्छा का मन में दबकर रह जाना और उसका पूरा न होने के कारण व्यक्ति का अंदर ही अंदर घुटते रहना, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं उनको स्पष्ट करने में प्रयोगवादी सफल रहे हैं। इसके बारे में कहते हैं, दुख सबको मांसता है। एक पंक्ति है, दुख सबको मांसता है, कि भाई जो दुख है उससे सबको गुजरना है। दुख जो है वो सबको मांसता है। मांसने का अर्थ है उनको क्या कर देता है? उनको संघर्ष के लिए तैयार कर देता है। और दुख सबको मांसता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना, और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना, वह जाने, चाहे सबको मुक्ति देना वह जाने, किंतु जिनको मांसता है, किंतु जिनको मांसता है उन्हें यह
सीख देता है कि सबको मुक्त रखें, कि सबको मुक्त रखें। ये कुछ पंक्तियां हैं। प्रयोगवादी कवियों की ये विशेषता रही है उनकी कि ये जो काव्य में तुकबंदी है उस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमें गद्यात्मकता भी दिखाई देती है। वो अगली प्रवृत्तियों में आएगी, अपनी आगे की प्रवृत्ति में। किसका चित्रण करते हैं? मध्यम वर्गीय कुंठा व निराशा का। कि ये कहते हैं कि दुख सबको मांसता है, दुख सबके जीवन में आसता है, और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह जाने। वह सबको किसका? सब जानते हैं कि वह दुख से क्या मिले? मुक्ति मिले। लेकिन किंतु जिनको मांसता है, लेकिन जिनके जीवन में दुख आता है, संघर्ष के लिए तैयार करता है, उन्हें वह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। उन्हें यह सीख देकर जाता है कि सब इस कुंठा, निराशा और इस नैराश्य के भाव से क्या हो, सब दूर हों और अपने जीवन को सफल और सुखद बनाएं। तो यहां ये किसका चित्रण करते हैं? मध्यम वर्गीय कुंठा व निराशा का चित्रण करते हुए हमें दिखाई देते हैं। अज्ञे जी की पंक्तियां हैं और बहुत ही चर्चित ये पंक्तियां रही हैं। आगे की प्रवृत्ति देखते हैं। किसका चित्रण पढ़ा है हमने? मध्यम वर्गीय कुंठा व निराशा का चित्रण है, जिसमें क्या कहते हैं? दुख सबको मांसता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह जाने, किंतु जिनको मांसता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। सब व्यक्ति कुंठा, निराशा, इस नैराश्य के, विषाद के स्वर से गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं, और वह कोई नहीं चाहता कि इस दुख के इस भंवर जाल में हम फंसे रहें। लेकिन जब व्यक्ति दुख से गुजरता है, संघर्ष से गुजरता है, तो वह अपने जीवन में इतना सशक्त हो जाता है कि उसे फिर इन संघर्षों से कोई भय नहीं लगता। आगे की देखते हैं, आगे प्रवृत्ति देखते हैं कि कौन सी प्रवृत्ति आती है हमारी। लघुता के प्रति दृष्टिपात। लघुता के प्रति दृष्टिपात। प्रयोगवाद की महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण यही हमें नई कविता में देखने को मिलती है, और प्रयोगवाद की भी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है लघुता के प्रति दृष्टिपात। कि प्रयोगवादियों ने समाज के उस वर्ग का वर्णन किया है जो अब तक बिल्कुल उपेक्षित था। उपेक्षित से तात्पर्य है उसे समाज में कोई उचित स्थान नहीं दिया जा रहा था, ना ही उसका कोई कार्य गिनने योग्य आ रहा था। तो जो ये कवि हैं वो लघुता, जो छोटे और क्षुद्र लोग हैं, निम्न लोग हैं, उनके जीवन को ये उच्च भाव में प्रदर्शित करना चाहते हैं। और इस भाव को प्रदर्शित करने के लिए ये जो वर्णन करते हैं, काव्य में लेखन करते हैं, उसका भी ये जो शब्द चयन करते हैं वो आम लोगों, आम जीवन की उन चीजों को लेकर करते हैं जिन पर किसी का ध्यान अब तक नहीं गया है। तो इनके काव्य का महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि ये छोटे और निम्न लोगों के जीवन को उच्च स्थान पर प्रदर्शित करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए इनके काव्य में कौन सी प्रवृत्ति दिखाई देती है? लघुता के प्रति दृष्टिपात। अब देखिए, जो लघुता के प्रति दृष्टिपात है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने मानव जगत की या वस्तु जगत की सूक्ष्म चीजों को, सूक्ष्म जो चीजें हैं उनको ये उदाहरण के लिए यहां पर प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण किससे लेते हैं? उन छोटी चीजों से, जैसे कि टीवी की आवाज हो गई या किसी अन्य यंत्र की आवाज से उसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने उदाहरण के लिए भी उन चीजों को चुना है जिन पर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया। तो मानव जीवन के उस उपेक्षित वर्ग को ये उच्च वर्ग पर स्थापित करना, उच्च स्थान पर स्थापित करना इनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो अगली प्रवृत्ति कौन सी होती है अपना? हमारी लघुता के प्रति दृष्टिपात। देखिए किस प्रकार से स्पष्ट करते हैं ये। ठंडी हो रही रात, धीमी यंत्र की आवाज, रह रहे गूंजती अज्ञात, गूंजती अज्ञात। देखिए
लघुता के प्रति, ठंडी हो रही रात, सुनसान ठंडी रात्रि है और उसमें क्या हो रहा है, धीमी यंत्र की आवाज, कहीं दूर फैक्ट्री में, किसी कंपनी में या किसी कारखाने में से किसकी आवाज आ रही है, यंत्र की आवाज आ रही है। यंत्र की आवाज रह रहे गूंजती, अज्ञात अज्ञात बार बार में उस ठंडी और सुनसान रात्रि में वह आवाज क्या हो रही है, गूंज रही है। इस प्रकार से इन्होंने प्रतीक और अपने उदाहरण के लिए भी वस्तु जगत की या मानव जगत की उन चीजों को चुना है जिन पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था। तो ये किसके प्रति, लघुता के प्रति दृष्टिपात इनकी अन्यतम विशेषता होती है। अगली प्रवृत्ति देखते हैं। ऊपर से देखते हैं। नवीन प्रतीक। अब भाषा शैली के क्षेत्र में हम आते हैं तो देखते हैं कि इनकी जो स्थिति है वो कैसी है कि ये भाषा के क्षेत्र में या हर शैली के क्षेत्र में नवीन प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। अब इनकी जो कला पक्ष की हम देखते हैं तो इन्होंने किसका प्रयोग किया है, इनके प्रतीक कैसे हैं, नवीन प्रतीक हैं। परंपरागत प्रतीकों को ये अपने काव्य में स्थान नहीं देते हैं, इसलिए कैसे प्रतीक लाते हैं, आम जीवन या मानव जगत से जुड़ी हुई बातों को, उन चीजों को प्रतीकों के रूप में ये इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इनके प्रतीक कैसे हैं, नवीन प्रतीक योजना इनकी पाई जाती है। प्रयोगवाद की अन्यतम विशेषता है कि कैसी प्रतीक योजना है इनकी, नवीन प्रतीक योजना है। कैसी प्रतीक देखते हैं, सघन जीवन निशा विद्युत लिए मानो अंधेरे में बटोही जा रहा हो टॉर्च ले, जा रहा हो टॉर्च ले। ये क्या कहते हैं, नवीन प्रतीक हैं। कैसे, सघन जीवन, जो जीवन है, निशा रात्रि के, विद्युत प्रकाश के लिए, मानो अंधेरे में बटोही यात्री क्या लेकर जा रहा है, टॉर्च लेकर जा रहा है। ऐसा लगता है जब वो जीवन की अंधकार रात्रि को दूर करने का प्रयास कर रहा हो। तो यहां पर प्रतीक किसका, जो विद्युत का प्रतीक या उजाले का प्रतीक क्या लिया है इन्होंने, टॉर्च को लिया है। टॉर्च मतलब अपने सामान्य जीवन में काम आने वाला एक सामान्य सा हमारा एक यंत्र है या हमारा एक मशीन के रूप में काम करने वाला एक चीज है, जिसे ये किसके रूप में प्रयोग करते हैं, प्रतीक के रूप में ये प्रयोग करते हैं। तो इनके प्रतीक कैसे हैं, बिल्कुल नए प्रतीक हैं कि भाई सघन जीवन निशा विद्युत लिए, अपने सघन जीवन की सघन रात्रि में, विद्युत मतलब क्या लिए, विद्युत मतलब उजाला, प्रकाश लेने के लिए। ऐसा लगता है जैसे मानो अंधेरी रात में बटोही मतलब यात्री क्या लेकर जा रहा है, टॉर्च लेकर जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने जीवन की अंधकार रात्रि को दूर करने का प्रयास कर रहा हो। यहां हम देखते हैं अगली प्रवृत्ति इनकी, इनके नवीन प्रतीक है, नवीन उपमान है। उपमान भी कैसे हैं, नए हैं। उपमान से तात्पर्य है, दो चीज होती हैं, उपमेय और उपमान, जिसकी तुलना की जाती है। जैसे उपमान के रूप में हम बता देते हैं आपको, हमने पहले पिछली क्लासों में आपने अध्ययन किया होगा कि उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है कि भाई कि किसी की जब उपमा दी जाती है तो वो क्या होता है, उपमान होता है। तो यहां हम देखते हैं नवीन उपमान का ये प्रयोग करते हैं। कैसे, मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे भुना हुआ पापड़। उपमान क्या दे रहे हैं कि मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे क्या, भुना हुआ पापड़। तो उपमान क्या हुए इनके, उपमान भी बिल्कुल नए आए हैं, आम जीवन से, अपने रोजमर्रा के जीवन से ये उन उपमानों को ग्रहण करते हैं। इसलिए कैसे हैं, नवीन उपमानों का ये प्रयोग यहां पर करते दिखाई देते हैं। तो इनकी जो महत्वपूर्ण विशेषताओं में आती है काव्य पक्ष में, वो क्या है, नवीन प्रतीक लिए हैं इन्होंने, नवीन क्या है, उपमान लिए हैं। और आगे देखते हैं कि प्रवृत्ति में और उनके काव्य पक्ष में नया क्या आता है।
देख लीजिए, नवीन प्रतीक योजना है, नवीन उपमान है, देखते हैं शैली के नवीन प्रयोग, शैली के नवीन प्रयोग। अब देखिए शैली के नवीन प्रयोग किस प्रकार के हैं कि ये जो उनको काव्य को प्रस्तुत करने का जो उनका ढंग रहा है वो नवीन प्रकार का रहा है। नवीन प्रकार से कह सकते हैं, ये अलग प्रकार से करते हैं, जैसे कि कई बार 10-10 पंक्तियों का 10-10 पंक्तियों पर एक पंक्ति की समाप्ति होती है, 10-10 वाक्य का एक कह सकते हो आप एक पद बन रहा है इनका। तो 10-10 वाक्यों के पंक्तियों पर इनका समाप्त होना कहीं ना कहीं किसका आवाज कराता है? गद्यात्मकता का। तो इनकी शैली कैसी है? गद्यात्मक है, गद्य की तरह बन गई है, अर्थात उसे कोई तुक की तरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे साधारण रूप में पढ़कर ऐसा आभास होता है जैसे हम कोई कहानी या कोई उपन्यास या कोई नाटक आदि पढ़ रहे हों। तो उनमें हमें किसका आभास होता है? गद्यात्मकता का आभास होता है। इसलिए इनकी जो शैली है वो कैसी है? गद्यात्मक है, बन गई है, गद्यात्मक बन गई है। और साथ ही इनके द्वारा जो कविताओं में जो शैली का प्रयोग किया गया है वो हम देखते हैं कि ये मतलब अलग प्रकार से कि एतुकांत है। कैसी है? एतुकांत है, अर्थात तुक की कोई इन्होंने आवश्यकता नहीं समझी है। इसलिए इनकी शैली कैसी है? नई कैसी आई है? गद्यात्मक शैली आई है, एतुकांत आई है, जिसमें तुक की कोई आवश्यकता नहीं है, लय की कोई आवश्यकता ये महसूस नहीं करते हैं। तो शैली के नवीन प्रयोग हमारे सामने आते हैं इनके कि ये अपने भाव विचार को स्पष्ट करने में प्रमुखता देते हैं, ना कि लय को, ना गीत को। अर्थात लयात्मकता आवश्यकता नहीं समझते हैं, ये समझते हैं किसी प्रकार से हमारे जो भाव हैं वो स्पष्ट रूप में व्यक्त होने चाहिए। उसके लिए चाहे हमें गद्य के स्वरूप को अपनाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इसलिए इनके शैली के नवीन प्रयोग कैसे आते हैं? गद्यात्मक आते हैं और एतुकांत रूप में हमारे सामने आते हैं। आगे देखते हैं इनकी अगली विशेषता आती है छंद योजना। छंद योजना कैसी रही है? मुक्त छंद का ये प्रयोग करते हैं, मुक्त छंद का ये प्रयोग करते हैं, अर्थात तुक की या लय की कोई आवश्यकता हम पढ़ चुके नहीं है। इसलिए ज्यादातर जो उनके काव्य हों किसमें? मुक्त छंद, अर्थात उसमें कोई गति यति आदि के कोई नियम काम नहीं करते हैं। कभी अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए जैसी पंक्ति का निर्माण करता है वो उसी प्रकार उसको पढ़ने योग्य, पढ़ने के लिए आम पाठकों के लिए दी जाती है। तो इस प्रकार से इनकी जो छंद योजना है उसमें किसका प्रभाव दिखाई देता है? मुक्त छंद का हमें प्रभाव दिखाई देता है कि मुक्त छंदात्मक इनकी रचना रही है। आगे देखते हैं इनका भाषा। देखिए भाषा के अर्थ पर देखें हम इनका भाषा किस प्रकार की रही है। इनकी भाषा में देखिए दर्शन, भूगोल, विज्ञान, मनोविज्ञान, ग्रामीण बोली, शहरी आदि सभी प्रकार के शब्दों को ये अपने भाषा में सम्मिलित करते हैं। कि हम देख रहे हैं कि शैली के नवीन प्रयोग छंद योजना में कैसे छंद प्रयुक्त करते हैं, मुक्त छंद का ये ध्यान देते हैं। और भाषा के स्तर पर देखें तो भाषा कैसी है? थोड़ी इनकी दर्शन, भूगोल, विज्ञान, मनोविज्ञान, ग्रामीण बोली, शहरी बोली, क्षेत्रीय बोली या आम बोली के शब्दों को भी ये सम्मिलित करते हैं, जिसमें अंग्रेजी के भी शब्द सम्मिलित होते हैं। तो भाषा के अर्थ में इन्होंने ज्यादा ऐसा कुछ विशेष सुगठित या सरस भाषा का इन्होंने प्रयोग नहीं किया है कि सामान्य भाषा हो। ये भाषा के स्तर पर उन चीजों को ग्रहण करते हैं जिनसे कि ये अपने भाव या अपने विचारों को स्पष्ट कर सकें। इसके लिए ये अंग्रेजी, विज्ञान, दर्शन, भूगोल आदि सभी प्रकार के विषयों के शब्दों को भी चयनित करते हैं।
तो भाषा के अर्थ में देखें तो इनकी भाषा थोड़ी सी इन शब्दों के द्वारा क्या दिखाई देती है, हमें थोड़ी सी क्लिष्ट दिखाई देती है, क्लिष्टता आती है, जिसे समझने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। तो हम पढ़ रहे थे किसकी, प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों को। अब हमारी कुछ प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां हुई, अब इनसे बचे हुए कुछ तत्वों पर हम अगली क्लास में हम अपना अध्ययन करेंगे। और उसके बाद नई कविता प्रयोगवाद, इसके बाद नई कविता आती है, और उसके बाद इन दोनों के मिले जुले जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।